कहानी छरियस रोस के संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मिलने वाली प्रशंसाओं का आनंद लेने के साथ शुरू होती है, लेकिन उनकी बेटी ने अभी तक उन्हें उनके अतीत के लिए माफ नहीं किया है। उसकी टीम ने उसे बताया है कि उन्होंने उससे बार बार संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन वह जवाब नहीं दे रही है। अपने स्वीकृति भाषण के दौरान रोस ने कहा कि उन्होंने देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक को पार किया है। वह आजी मानवता के गायब होने और समुद्र से निकलने वाली उस विशाल खगोलीय चीज से हुई अराजकता का उल्लेख करता है। ये अनिश्चित समय है और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सब मिलकर रहें। इसके तुरंत बाद मीडिया ने बिना समय गंवाए उसके मुश्किल भरे अतीत को खोदना शुरू कर दिया, उसे हल्क के जुनून और अतीत में किए गए संदिग्ध कामों के लिए खूब लताड़ा। हालांकि रोस का कहना है कि अब वह बदल चुका है। कहीं और सैम विल्सन प्रसारण देख रहे हैं। उसने देखा कि रोस वास्तव में राष्ट्रपति बन गया है, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोस ने संकेत दिया कि हल्क की अथक खोज ने न केवल उनके करियर को परिभाषित किया बल्कि उन्हें बेटी के साथ अपने रिश्ते की कीमत भी चुकानी पड़ी। 5 महीने आगे वाका मेक्सिको, जोकिन तोरेस कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन के साथ एक गुप्त मिशन पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति रोस ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक रहस्यमय कंटेनर की चोरी को रोकने के लिए भेजा था। आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर क्या है। केप मीटिंग वाली जगह पर तेजी से आता है, जहां खरीदार को आना था, और आते ही ड्यूटी पर तैनात गार्डों से लड़ने लगता है। पैकेज को सुरक्षित करना प्राथमिकता है, लेकिन चीजें तब बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि इसमें सर्प नेता शामिल है। अहंकारी खलनायक एक पुजारी और प्रार्थना कर रही पुजारिनों के एक समूह को मारने की धमकी देता है और उनके विश्वास का मजाक उड़ाता है। तिरस्कार से वह कहता है कि वह यहाँ प्रार्थना के लिए नहीं आया है। वह पुजारी से जानना चाहता है कि खरीदार कहाँ है। जब पुजारी मना कर देता है तो आदेश गूंज उठता है, उन सबको मिटा दो। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाए, एक दमदार आवाज तनाव को चीरते हुए सुनाई देती है। कैप्टन अमेरिका। बिना किसी हिचकिचाहट के सर्प नेता अपने आदमियों को उसे गिराने का आदेश देता है, जबकि वह पैकेज सुरक्षित करता है। सैम तुरंत कार्रवाई में कूद पड़ता है और बड़ी आसानी से दुश्मन सैनिकों को मार गिराता है। ऊपर से जोकिन तोरेस जल्दी से सरपेंट लीडर को पैकेज के साथ भागते हुए देखता है और सैम को सतर्क करता है, जो उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। दृढ़ निश्चयी केप सरपेंट लीडर का सामना करता है, उसे चेतावनी देता है कि उसका खरीदार नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए बेहतर ग्राहक ढूंढने का सुझाव दिया, लेकिन खलनायक अविचलित ने कहा कि यह उसकी समस्या नहीं थी। सैम के पास एक बड़ा है और उसका एक आदमी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार है। उसके लिए बुरा है, उसका तथाकथित योद्धा कैप्टन अमेरिका के आगे कुछ भी नहीं है। जोकिन तोरेस पैकेज को पुनः प्राप्त करने में सफल रहता है, जिससे मिशन की सफलता सुनिश्चित होती है। इस बीच राष्ट्रपति रोस कैरेन ली रोस की कब्र पर जाते हैं, जो उन्होंने बेटी से किया वादा पूरा करते हैं। भले ही उनके रिश्ते में अभी भी दरार है, फिर भी वह उसकी बहुत परवाह करता है और अपने तरीके से उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। भले ही वह बदल गया है, फिर भी उसे उस पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा वह पद पर अपने पहले 100 दिन पूरे करने वाला है और उसे एक महत्वपूर्ण संधि सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इस बीच कैप्टन अमेरिका चीजों को जोड़ते हैं और महसूस करते हैं कि खरीदार का इरादा सरपेंट लीडर को धोखा देने का था। उस आदमी ने कंटेनर को गुप्त रूप से जापान भेजने के लिए $5 करोड़ दिए, जहां उसने बाद में उसे निकालने की योजना बनाई थी। सैम विल्सन जोकिन तोरेस से मिलते हैं, जो फाल्कन का पदभार संभालने के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी बनने पर उनसे सलाह लेना चाहते हैं। सैम उसे मदद करने के लिए ईशाया ब्रैडली से मिलाने ले जाता है, इस उम्मीद में कि वह ऐसे व्यक्ति के अधीन प्रशिक्षण ले पाएगा जो एक सच्चे हीरो होने का प्रतीक है। सुपर सोल्जर सीरम की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान सैम को राष्ट्रपति रोस का फोन आता है। जब सैम लौटता है तो यशाया खुद को रोक नहीं पाता, उसे रोस से आदेश लेने के लिए फटकारता है और उसे राष्ट्रपति के पुराने कार्यों की याद दिलाता है। सैम बताता है कि वह आंख मूंदकर आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। व्हाइट हाउस के करीब रहने से उसे रोस पर नजर रखने और अगर हालात बिगड़ते हैं तो लोगों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। साथ ही उसके अंदर एक सहयोगी है जो रोस के कुछ भी करने से पहले उसे चेतावनी देगा। अपनी बातचीत के बाद सैम बताता है कि उसे वेन के साथ किए गए मिशन के लिए व्हाइट हाउस में सम्मानित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। आभार व्यक्त करते हुए वह तोरेस को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और उसे अपना सूट पहनने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह कहते हुए कि उसे उपस्थित देखकर उसे बहुत सम्मान मिलेगा। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद यशाया मान जाता है। उस रात सैम, वेन और ईशाया व्हाइट हाउस पहुंचे। गलियारों से गुजरते हुए ईशाया खुद को यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने से नहीं रोक पाता कि जानवर के घर के अंदर होना कितना अजीब लग रहा है।
आगे बढ़ने से पहले वे तीनों इस पल को यादगार बनाने के लिए एक सेल्फी लेते हैं। पूरी तरह से अनजान की सुरक्षा कैमरे उनके आने का रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके कुछ समय बाद सैम को राष्ट्रपति रोस के कार्यालय में बुलाया जाता है। रोस उसे कंटेनर बरामद करने के लिए धन्यवाद देता है, यह कहते हुए कि इससे उस संधि को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी जिसके लिए वह जोर दे रहा है। फिर अचानक वह एक बड़ा खुलासा करता है। वह चाहता है कि कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स के पुनर्निर्माण में मदद करे। सैम जरा भी नहीं हिचकिचाता जब वह रोस को याद दिलाता है कि टीम को तोड़ने वाला वही था, इसलिए उन्हें वापस एक साथ लाना आसान नहीं होगा। हालांकि रोस जोर देकर कहता है कि यह होना ही चाहिए। उसका तर्क है कि अवेंजर्स राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके बिना आधी आबादी हाल के संकटों से नहीं बच पाती। वह सैम से इस पर और विचार करने को कहता है। जाने से पहले रोस उसका परिचय जापान के प्रधानमंत्री से कराते हैं और वे तुरंत एक फोटो के लिए पोज देते हैं। जैसे ही सैम जाने के लिए मुड़ता है, राष्ट्रपति एक आखिरी बात कहते हैं, शायद उसे राष्ट्र के भविष्य के लिए उनके साथ काम करने पर विचार करना चाहिए। उस रात बाद में राष्ट्रपति रोस ने कमरे की सबसे प्रभावशाली हस्तियों को संबोधित किया। एक गंभीर स्वर में उन्होंने घोषणा की कि स्वर्गीय समूह समुद्र से उभरा है और निर्णायक कार्रवाई के बाद उन्होंने आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण खोज की है। वह बताता है कि उन्हें जो सामग्री मिली है वह वाइब्रेनियम से भी ज्यादा मजबूत है, इसे एडामेंटियम कहा जाता है। फिर वह बताता है कि बरामद कंटेनर में इस मूल्यवान धातु का कुछ भाग था और दो असाधारण व्यक्तियों, वाल्किन टोरेस और कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन द्वारा किए गए सफल मिशन के लिए धन्यवाद। उनके पास अब एक अनूठा अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह इस खोज का क्या करता है। अगर राष्ट्र मिलकर काम करने के लिए सहमत हो तो एडामांटियम को निष्पक्ष रूप से वितरित किया जा सकता है, जिससे सभी के लिए लाभ सुनिश्चित हो सके। हालांकि उनके भाषण के बीच में ही गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे कार्यक्रम में अफरातफरी मच जाती है। यशायाह ब्रैडली ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे सब लोग चौंक गए। सैम और वेन तुरंत यशायाह का पीछा करते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं है। पुलिस दस्ता उसके पीछे लगा हुआ है। आखिरकार वे उसे घेर लेते हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सैम ने उससे भागने के लिए नहीं विनती की, चेतावनी दी कि ऐसा करने से चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। वह उससे शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने की विनती करता है। कोई और चारा न होने के कारण सैम सीधे राष्ट्रपति रोस के पास जाता है। उसे वह एक कमरे में एजेंटों से घिरा हुआ मिलता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता ईसाया के लिए लड़ना है। सैम का दृढ़ संकल्प देखकर रोस एजेंटों को खारिज कर देता है, लेकिन अपनी सुरक्षा सलाहकार रूथ को रहने की अनुमति देता है। सैम ने अपने दोस्त का बचाव करते हुए जोर देकर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईसायाह ने अकेले ही यह सब किया हो। रूथ ने बात में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सिर्फ यशायाह ही नहीं गोली चला रहा था, सीक्रेट सर्विस और सेना ने भी गोलीबारी शुरू कर दी थी। हर चीज एक सुनियोजित आतंकवादी हमले की ओर इशारा करती है। सैम ने पलटवार करते हुए कहा कि यशायाह को तो यह भी नहीं पता था कि गिरफ्तारी के समय वह कहाँ था। वह रोस से जांच में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन राष्ट्रपति एक ठंडी और उदासीन लहजे में उसे बताते हैं कि उसने देश के लिए पहले ही बहुत बलिदान दिया है और वे आगे कोई बलिदान नहीं लेने का जोखिम नहीं उठाएंगे। रूथ तभी एक असहज सच्चाई उजागर करती है। ईसायाह ने शायद उस तरह से व्यवहार क्यों किया, इसका असली कारण। वह रोस को याद दिलाती है कि वही था जिसने ईसायाह को सालों तक कैद में रखा, उससे अमानवीय प्रयोग करवाए और उसके साथ एक प्रयोगशाला के चूहे जैसा व्यवहार किया। फिर भी सैम यह मानने से इनकार करता है कि उसका दोस्त दोषी है। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ वह रोस को बताता है कि वह उसके पहले के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और सच्चाई का पता लगाने के लिए मिलकर काम करेगा, लेकिन रोस तुरंत उसे मना कर देता है। उसने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि जैसे ही उसके दोस्त ने उसे मारने की कोशिश की, प्रस्ताव उसी क्षण रद्द हो गया। वह आगे कहते हैं कि सैम को इसमें शामिल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह स्टीव रोजर्स नहीं है। रोस को जो कुछ कहना था वह सब कह चुकने के बाद उसने रूथ को जांच का पूरा अधिकार दे दिया। फिर एक बेपरवाह लंग से हाथ हिलाकर सैम को जाने का इशारा किया। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, रोस ठंडा और नीचा दिखाने वाले अंदाज में बेटा कहता है। वह शब्द सैम को किसी भी आरोप से ज्यादा चुभता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कहने का लहजा कैसा था, बल्कि इसलिए भी कि इससे क्या जाहिर होता है। एक याद दिलाना कि रोस की नज़र में वो आज भी ऐसा इंसान है जिसे नीचा दिखाया जा सकता है। सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्पित सैम विल्सन ईसायाह ब्रैडली से यह पता लगाने के लिए मिलने जाता है कि वास्तव में क्या हुआ था। जब वे मिलेंगे तो यशायाह कसम खाएगा कि वह ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। उसे यह भी समझ नहीं आता कि उसने उस रात ऐसा व्यवहार क्यों किया। तनावपूर्ण चेहरे के साथ उसने समझाया कि उसका दिन पूरी तरह से सामान्य था। वह नाई की दुकान पर रुका, अपना सूट लिया और फिर उनके साथ व्हाइट हाउस चला गया। शुरू से ही उसे इसके बारे में कुछ गड़बड़ लग रही थी। जाने से पहले वह रुका।
उसे सब कुछ साफ साफ याद है। जब वे पहुंचे तो उन्होंने एक सेल्फी ली थी, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। उसका फोन अचानक से चलना बंद हो गया। उसके बाद उन्हें पूर्वी कमरे में ले जाया गया और अगली बात जो उसे पता चली वह यह थी कि वह पार्क में बैठा था। उसे यह याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा था। सैम ध्यान से सुनता है, उसे आश्वस्त करते हुए कि उसे उसकी बेगुनाही पर विश्वास है और वे सच्चाई का पता लगा लेंगे। हालांकि यशायाह बेमन से उसे बताता है कि दोषी हो या न हो, इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसे पता है कि उसे दोषी ठहराया जाएगा और वह अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएगा। अगर सैम वास्तव में मदद करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वह दूर चला जाए। इस बीच रूथ उस एजेंट से पूछताछ करती है जिसने सैम को यशायाह से बात करने की अनुमति दी थी। उन्हें शक है कि व्हाइट हाउस पर गोलीबारी करने वाले स्नाइपरों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस बीच कुछ गोपनीय रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद रूथ भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचती है। क्या यह सब उन्हें वहां लाने के लिए एक साजिश थी? सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि खरीदार शुरू से ही उन पर नजर रख रहा था। उत्सुक होकर सैम वेन को रूथ, राष्ट्रपति की सुरक्षा सलाहकार, की और गहराई से जांच करने का आदेश देता है। लेकिन जैसे ही वह कॉल समाप्त करता है, एक अचानक हमला उसके विचारों को बाधित कर देता है। गोलियां सीधी उसकी ओर उड़ती है। घातक सटीकता के साथ गुस्तावो फ्रिंग गोली चलाता है और यह मानते हुए कि उसने काम खत्म कर दिया है, सैम का फोन छीन लेता है और रिपोर्ट करता है कि लक्ष्य को खत्म कर दिया गया है। सफलता के प्रति आश्वस्त, वह शिकार के प्रमाण भेजने की तैयारी करता है। उसे किस बात की उम्मीद नहीं थी? बता, उसे क्या उम्मीद नहीं थी? कैप्टन अमेरिका हमेशा सबसे आगे रहते हैं। पलक झपकते ही सैम उस पर झपटा। हर हमले के साथ वह उसका मजाक उड़ाता है, यह दावा करते हुए कि वह अपने उपकरणों के बिना बेबस है। लेकिन वह कैप्टन की अंतर्दृष्टि को कम आंकता है। एक तेजी से चली चाल में सैम उसे चौंका देता है, एक जोरदार वार करता है जिससे फ्रिंग बुरी तरह घायल हो जाता है और अपनी अंतिम सांस लेता है। फ्रिंग कड़वाहट भरी हंसी हंसता है। एक कमजोर आवाज में वह सैम को बताता है कि उसने उसे नीचे गिराने का अच्छा काम किया, लेकिन सैम को यह पसंद नहीं आएगा कि आगे क्या होने वाला है। एक बिल्कुल भिन्न माहौल में राष्ट्रपति रोस दुनिया के नेताओं के साथ मिलकर एडामेंटियम संधि को अंतिम रूप दे रहे हैं, लेकिन तनाव तेजी से बढ़ जाता है। नेता इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि वे उनके नेतृत्व पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जब उनका अपने ही देश पर नियंत्रण नहीं है। कमरे में ठंडक बढ़ती जाती है क्योंकि किसी ने गायब टुकड़े की ओर इशारा किया। जापान के प्रधानमंत्री, जो इस सौदे में एक अहम भूमिका निभाते हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति बहुत कुछ कहती है। जापान हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है। प्रचलित अनिश्चितता के बीच अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने बातचीत को स्थगित करने का फैसला किया है। वे रोस को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने जापान का भरोसा वापस नहीं जीता तो वे उनके बिना ही आगे बढ़ जाएंगे। दबाव बढ़ता जा रहा है और उनके प्रशासन की स्थिरता एक धागे पर टिकी हुई है। वेन ने सैम को बताया कि उसने रूथ के बारे में क्या सीखा है। इजराइल में जन्मी और रेड रूम में प्रशिक्षित, वह एक ब्लैक विडो है। इसलिए वह सैम को चेतावनी देता है कि उसे कम न आके या उसके रास्ते में न आए। बाद में उस रात के फुटेज की समीक्षा करते समय उन्हें कुछ अजीब दिखा। यशायाह ने रोस को अपनी दृष्टि में ले लिया था, लेकिन किसी कारण से उसने गोली नहीं चलाने का फैसला किया। यह अपने आप में खतरे की गिनती है। सैमुअल स्टर्न्स की संभावित भागीदारी और भी ज्यादा संदिग्ध है। इस नए सुराग के साथ सैम उसे तैयार रहने के लिए कहता है। वे इस बार एक साथ अंदर जा रहे हैं। इस बीच रूथ एक एजेंट से मिलने के लिए यशायाह के ठिकाने पर जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे एक परेशान करने वाला दृश्य दिखाई देता है। वही एजेंट जिसने सैम को अंदर जाने दिया था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद पर बंदूक चलाने से पहले इलाके में मौजूद सभी स्नाइपर्स को व्यवस्थित जंग से मार डाला है। उसका रेडियो अभी भी वही डरावनी धुन बार बार बजा रहा है। यह देखकर रूथ तुरंत यशायाह को दुनिया के दूसरी तरफ एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला करती है। राष्ट्रपति रोस जापान के रास्ते में है जब उन्हें सूचित किया जाता है कि सैम और वेन ने अपना बेस छोड़ दिया है। बिना किसी देरी के वह उन्हें किसी भी कीमत पर रोकने का आदेश देता है। इस बीच यशायाह की पुरानी जेल का वार्डन कूपा राष्ट्रपति से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल एक भयावह मोड़ ले लेती है। एक गोली चलने की आवाज गूंजती है और फिर सैमुअल स्टर्न्स की आवाज लाइन पर सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जिसे रोस बहुत अच्छी तरह से जानता है। अपने विशिष्ट गणनात्मक लहजे में स्टर्न्स रोस को एक ऐसी धुन की याद दिलाता है जो जानी पहचानी लगनी चाहिए। फिर बेरहमी से वह रोस को उस जेल में सड़ने के लिए छोड़ने के लिए फटकारता है, इस बात पर जोर देता है कि अब वह नियंत्रण में है और वादा करता है कि आगे जो होगा वह और भी बुरा होगा। जब तक यह सब खत्म होगा, पूरी दुनिया रोस से नफरत करेगी, खासकर उसकी बेटी। चिंतित होकर रोस तुरंत रूथ से संपर्क करता है, जो अभी भी यशायाह को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है।
वह उसे मिशन रद्द करने और कैंप इको 1 के लिए रवाना होने का आदेश देता है। हालात खतरनाक रूप से बढ़ गए हैं। इस बीच सैम और वेन शिविर पर पहुंचते हैं। मुश्किल जालों के जाल से निकलने के बाद वे आखिरकार अंदर पहुंचते हैं, लेकिन उनका सामना एक भयानक सन्नाटे से होता है। वहां कोई कैदी नहीं है, बस पूरी तरह से त्यागने का एहसास है। आगे बढ़ने पर उन्हें और भी ज्यादा परेशान करने वाली चीज मिलती है, एक छिपी हुई प्रयोगशाला, एक अनुसंधान सुविधा जो जेल की दीवारों के भीतर चल रही है। यह सिर्फ असामान्य नहीं है, यह बहुत संदिग्ध है। और गहराई से छानबीन करने पर उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पुष्टि हुई कि यशायाह को कभी वहां रखा गया था, जिससे और भी सवाल खड़े हो गए। जापान वापस आकर रॉस आखिरकार प्रधानमंत्री से मिलता है। रॉस की असली योजना कंटेनर के अंदर की धातु को चुराना था। रॉस तनावपूर्ण मुस्कान बिखेरते हुए आरोप को खारिज करने की कोशिश करता है। वह तर्क देता है कि अगर उसे सच में खुद के लिए ही एडमेंटियम चाहिए होता तो वह कभी भी कैप्टन अमेरिका को उसे लाने के लिए नहीं भेजता। हालांकि प्रधानमंत्री को अभी भी यकीन नहीं होता। दृढ़ स्वर में वह रॉस को बताता है कि जापान उसकी संधि का हिस्सा नहीं होगा और उसे चेतावनी देता है कि अगर वह अपने हाथों में मामला लेने की सोच रहा है तो सावधानी से काम ले। सैम जब लैब में खोज जारी रखता है तो उसे एक परेशान करने वाला नोट मिलता है। 3 गोलियां प्रतिदिन, खुराक से अधिक न ले। कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा है। इस बीच वाल्केन दिमाग पर नियंत्रण के लिए संगीत के इस्तेमाल की जांच जारी रखता है। उसे पता चलता है कि मिस्टर ब्लू गाने में एक छिपी हुई फ्रीक्वेंसी है जो सुनने वालों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई है। तेजी से सोचते हुए वह सिग्नल को बदल देता है, जिससे उसका प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह कंटेनर चुराने के लिए सरपेंट लीडर को किराए पर लेने की बात आसानी से स्वीकार करता है, लेकिन उसका असली मकसद रॉस को मारना था। अपनी कहानी सुनाते हुए उसकी आवाज कड़वाहट से सख्त हो गई। उसने सैम को बताया कि रॉस ने उसे बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया था और गामा विकिरण दुर्घटना के बाद उसके मस्तिष्क में स्थायी परिवर्तन होने के बाद सरकार ने गुप्त रूप से 16 वर्षों तक उसका इस्तेमाल किया। रॉस हमेशा की तरह बेरहम राष्ट्रपति बनने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता रहा और साथ ही उसे वही खोखला वादा खिलाता रहा, एक बार सत्ता में आने के बाद वह उसे आजाद कर देगा। लेकिन जैसे ही रॉस को वो मिल गया जो वो चाहता था, उसने बिना एक पल सोचे उसे छोड़ दिया। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके कामों से ईसाया भी इस झमेले में फंस रहा है और इस रास्ते पर चलते रहने से और भी निर्दोष लोगों को नुकसान होगा, लेकिन स्टर्न्स तस से मस नहीं होता। रॉस के मन में वह पश्चाताप से परे है। अब रुकना ही सबसे बड़ी गलती होगी। बिना किसी चेतावनी के वह अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके सैनिकों के एक दल को सैम और वेन के खिलाफ कर देता है और फिर शांति से भाग जाता है। तभी रूथ अचानक दृश्य में आ जाती है। वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वह एक अचूक हथियार की तरह चलती है, जानलेवा कुशलता से हमलावरों को चीरती हुई, एक ऐसा कौशल जो इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि वह ब्लैक विडो है। खतरे को बेअसर करने के बाद वे तीनों जल्दी से पीछे हट गए। रूथ का मानना है कि अगर स्टर्न्स हाल ही में भागा है तो वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। वह एक घेरा बनाकर उसे ट्रैक करने का सुझाव देती है। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, घेराबंदी करने वाले गार्ड उन्हें घेर लेते हैं और राष्ट्रपति रॉस के सीधे आदेश पर गिरफ्तार कर लेते हैं। सैम और वेन जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है। जैसे ही सैनिक संगीत सुनते हैं, उनका व्यवहार तुरंत बदल जाता है। स्टर्न्स अब नियंत्रण में है। ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए रूथ उन्हें मुक्त कर देती है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाए इससे पहले वे एक साथ भाग जाते हैं। इस बीच जापान में रॉस एक कठोर फैसला लेता है। अगर वह उन्हें एडम साझा करने के लिए राजी नहीं कर सकता है तो वह इसे जबरदस्ती ले लेगा। उसके एजेंट टेलर उसे परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं और उसे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जापान पर आक्रमण करने से एक ऐसा युद्ध शुरू हो जाएगा जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन रॉस सुन नहीं रहा है। उसने अपना मन बना लिया है। वापस अमेरिका में सैम, वाल्केन और रूथ ने एक अप्रत्याशित सहयोगी की ओर रुख किया, सर्प नेता। एक बार जब वे उसे ढूंढ लेते हैं तो सैम उससे निजी तौर पर बात करने के लिए कहता है। एक दृढ़ स्वर में उसने उसे याद दिलाया कि सर्प नेता ने पिछली बैठक के दौरान कहा था कि वह उस आदमी को ढूंढ लेगा जिसने उसका समय बर्बाद किया। वह आदमी सैमुअल स्टर्न्स था। उत्सुक सर्प नेता बात करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन केवल एक शर्त पर। वह पूर्ण एकता की मांग करता है। कोई चारा न देखकर सैम उसकी बात सुनने को राजी हो जाता है और तभी सच सामने आता है। उसे पता चलता है कि गाना मिस्टर ब्लू में एक छिपी हुई आवृत्ति है जो सुनने वालों को हेरफेर करने के लिए डिजाइन की गई है। तुरंत सोचते हुए वह सिग्नल को बदल देता है, जिससे उसका असर खत्म हो जाता है। तभी रहस्यमय खरीदार आखिरकार साए से बाहर निकलता है, सैमुअल स्टर्न्स।
बिना किसी झिझक के वह आसानी से सरपेंट लीडर को कंटेनर चुराने के लिए किराए पर लेने की बात स्वीकार करता है, लेकिन अपना असली मकसद बताता है, रोज को मारना। अपनी कहानी बताते समय उसकी आवाज नाराजगी से सख्त हो जाती है। वो सैम को बताता है कि रोस ने उसे बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया था और गामा विकिरण दुर्घटना के बाद जब उसका दिमाग स्थायी रूप से बदल गया तो सरकार ने उसे गुप्त रूप से 16 वर्षों तक इस्तेमाल किया। रोस, हमेशा की तरह निर्दयी, राष्ट्रपति बनने के लिए उसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और साथ ही उसे वही खोखला वादा खिलाता रहा, एक बार सत्ता में आने के बाद वह उसे आजाद कर देगा। लेकिन जैसे ही रोस को वो मिला जो वो चाहता था, उसने बिना एक पल सोचे उसे छोड़ दिया। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके कार्यों से ईसाया भी इस गड़बड़ में घसीटा जा रहा है और इस रास्ते पर आगे बढ़ने से केवल और निर्दोष लोग ही आहत होंगे, लेकिन स्टर्न्स तस से मस नहीं होता है। रोस के मन में वह पश्चाताप से परे है, अब रुकना ही सबसे बड़ी गलती होगी। बिना किसी चेतावनी के वह अपने दिमागी नियंत्रण का उपयोग करके सैनिकों के एक दस्ते को सैम और वेन के खिलाफ कर देता है और फिर शांति से भाग जाता है। तभी रूथ की अचानक एंट्री होती है। वह शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वह एक अचूक हथियार की तरह चलती है, घातक दक्षता के साथ हमलावरों को चीरती हुई, एक ऐसा कौशल जो इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि वह एक ब्लैक विडो है। खतरे के बेअसर होने के बाद वे तीनों जल्दी से पीछे हट गए। रूथ का मानना है कि अगर स्टर्न्स हाल ही में भागा है तो वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। वह एक घेरा बनाकर उसे ढूंढने का सुझाव देती है। हालांकि वे कुछ कर पाते, सीमा पर तैनात सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और राष्ट्रपति रोस के सीधे आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। सैम और वेन को पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। जिस क्षण सैनिक संगीत सुनते हैं, उनका व्यवहार तुरंत बदल जाता है। स्टर्न्स अब नियंत्रण में है। ध्यान भंग का फायदा उठाते हुए रूथ उन्हें मुक्त कर देती है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाए उससे पहले वे सब मिलकर भाग जाते हैं। इस बीच जापान में रोस एक कठोर निर्णय लेता है। यदि वह उन्हें एडम साझा करने के लिए नहीं मना सकता है तो वह इसे जबरदस्ती ले लेगा। उसके एजेंट टेलर ने उसे परिणामों के बारे में चेतावनी दी और स्पष्ट रूप से बताया कि जापान पर आक्रमण करने से एक ऐसा युद्ध शुरू हो जाएगा जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन रोस सुन नहीं रहा है। उसने अपना मन बना लिया है। वापस अमेरिका में सैम, वॉकेन और रूथ ने एक अप्रत्याशित सहयोगी का रुख किया, सरपेंट लीडर। एक बार जब वे उसे ढूंढ लेते हैं तो सैम उससे निजी तौर पर बात करने के लिए कहता है। एक दृढ़ स्वर में उसने उसे याद दिलाया कि सर्प नेता ने उनकी पिछली बैठक के दौरान कहा था कि वह उस आदमी को ढूंढ लेगा जिसने उसका समय बर्बाद किया। वह आदमी सैमुअल स्टर्न्स था। उत्सुक होकर सर्प नेता बात करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन केवल एक शर्त पर। वह पूर्ण एकता की मांग करता है। कोई चारा न होने पर सैम उसे सुनने के लिए राजी हो जाता है और तभी सच्चाई सामने आती है। सर्प नेता ने खुलासा किया कि उसकी पुरानी यूनिट को स्टर्न्स सालों पहले मिला था। उसकी हालत देखकर उन्होंने उसे स्थिर रखने के लिए एक विशिष्ट खुराक की दवा दी थी। हालांकि रोस ने जानबूझकर खुराक बढ़ा दी ताकि स्टर्न्स को अपने वश में रख सके और उसे अपनी सत्ता में वृद्धि के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सके, ठीक वैसे ही जैसे उसने बाकी सभी को इस्तेमाल किया। उसने उसे वही झूठ खिलाया कि जब वह राष्ट्रपति बनेगा तो उसे आजाद कर देगा, लेकिन हमेशा की तरह रोस ने झूठ बोला। इसके अलावा रोस ने गुप्त रूप से रिश्वत कोष के माध्यम से सरपेंट लीडर को वित्त पोषित किया। अब बदला लेने की चाह में स्टर्न्स धैर्यपूर्वक हर चीज को गति में ला रहा है, जिसका एकमात्र लक्ष्य रोस को युद्ध शुरू करने के लिए मजबूर करना है, जिससे उसका पूरी तरह से पतन सुनिश्चित हो सके। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि स्टर्न्स ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो उसे किसी को भी नियंत्रित करने की अनुमति देती है। यह खुलासा होने के बाद सैम जानता है कि वह एक और पल बर्बाद नहीं कर सकता और सीधे व्हाइट हाउस के लिए रवाना हो जाता है। अब राष्ट्रपति रोस का सामना करने का समय आ गया है। राष्ट्रपति रोस से सीधा सीधा पूछा जाता है कि क्या उन्हें आजकल कुछ अलग महसूस हो रहा है। परेशान करने वाली सच्चाई यह है कि स्टर्न्स उसे नियंत्रित कर रहा है। रिकॉर्ड दिखाते हैं कि रोस ने कई बार कैंप 101 का दौरा किया था। जवाबों के लिए दबाव पड़ने पर रोस ने आखिरकार सच बता दिया। उसकी तबीयत नाजुक थी, उसका दिल काम करना बंद कर रहा था और कोई भी डॉक्टर यह पता नहीं लगा पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्टर्न्स ने कारण का पता लगाया और इसके साथ ही समाधान भी खोज लिया, गोलियों का एक ऐसा नियम जो उन्हें जीवित रखता है। बदले में रोस ने उसे कैंप 101 में प्रयोगशाला तक पहुंचने की अनुमति दे दी। वह अपने जीने की एकमात्र उम्मीद को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। हल्क के विनाश के बाद किसी को तो जिम्मेदार ठहराना ही था और स्टर्न्स को नुकसान उठाना पड़ा। रोस ने देश के लिए जो कुछ भी किया है, उसके बावजूद उनकी बेटी जिसकी राय को वे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, ने उन्हें कभी माफ नहीं किया है।
इसलिए उसे डटे रहना था, यह साबित करने के लिए कि वह अब भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। एक जरूरी रिपोर्ट के कारण बातचीत बीच में ही कट जाती है। स्टर्न के संगीत से सम्मोहित होकर दो एजेंटों ने जापानी बेड़े पर गोलियां चला दी है। संकट की स्थिति में रॉस ने सैम और वेन को जापानी सेनाओं के समर्थन में खड़े होने और उन्हें सैन्य जवाबी कार्रवाई करने से रोकने का आदेश दिया। इस बीच स्टर्न्स ने रॉस के दिमाग पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। एक शांत स्वर में वह फुसफुसाता है कि गोलियां आखिरकार प्रगति दिखा रही है, लेकिन यहाँ कुछ और गहरा चल रहा है। गुस्सा, सारी नाराजगी जिसे रॉस ने दफनाने की कोशिश की है, वह अभी भी वही है, उसके अंदर जल रही है और उसे खा रही है। उसे गोलियों की जरूरत नहीं है, उसे बस खुद को जैसे वह है वैसे ही स्वीकार करने की जरूरत है। लेकिन वे दोनों सच्चाई जानते हैं, रॉस उन्हें लेना कभी नहीं छोड़ेगा और प्रतिरोध करने की यही कीमत वह चुकाता है। सैम तुरंत प्रतिक्रिया करता है, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं है। कीन के समुद्र में गिरने पर बेस सैम को सूचित करता है कि उसे ढूंढने के लिए एक बचाव दल भेजा जा रहा है। रुकने का जोखिम न उठा पाने की बात जानते हुए भी सैम आगे बढ़ता रहता है और संघर्ष को पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदलने से रोकने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार जापान के प्रधानमंत्री को पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका ने उनकी जान बचाई, जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा टल गई। कुछ दिनों बाद सैम वेन से अस्पताल में मिलने जाता है। बकी बार्न्स, जिसे विंटर सोल्जर के नाम से भी जाना जाता है, वह भी वहाँ है। गंभीर लहजे में आगे बढ़ते हुए उन्होंने सहारा दिया और सैम को खुद को दोषी न मानने के लिए कहा, साथ ही यह भी कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर स्टीव रोजर्स का अपरिहार्य विषय छिड़ जाता है। सैम मानता है कि उसे लग रहा है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। कीन घायल है, इसाया अभी भी कैद में है और स्टर्न्स पकड़ में आने ही वाला था कि वह भी हाथ से निकल गया। शायद स्टीव ने उसे ढाल देकर गलती की, लेकिन बकी इसे उस तरह से नहीं देखता। सीरम होने के बावजूद स्टीव हमेशा उन लोगों को नहीं बचा पाता था जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। पक्षी देखना कभी आसान नहीं था, लेकिन इससे इसका महत्व कम नहीं हुआ। इतना कहकर बकी निकल जाता है, उसे फ्लाइट पकड़नी है। स्टर्न्स ने रॉस को जो गोलियां दी उनमें गामा विकिरण है, जिसे उनका शरीर खतरनाक दर से सोख रहा है, जिसका मतलब है कि उन्हें लगातार उच्च खुराक की आवश्यकता है। अपनी उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए वह कार्डियक अरेस्ट प्रेरित करता है, जिससे उस आदमी की तत्काल मृत्यु हो जाती है। बाद में रॉस आखिरकार अपनी बेटी से बात कर पाता है। इस बार वह जवाब देती है और व्हाइट हाउस पर हमले के बाद कॉल न करने के लिए माफी मांगती है। वेन कहीं और ठीक हो गया है, लेकिन उसका मनोबल अभी भी कम है। सैम उसे बताता है कि यह पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों को निराश न करने के बारे में है जो उस पर विश्वास करते हैं। दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमेशा ये संदेह बना रहता है, क्या मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कभी काफी होगा। वह सैम की प्रशंसा करता है, क्योंकि वह कभी हार नहीं मानता।